Welcome students. Welcome in the class of inorganic chemistry. As you people know that in this class we are studying complexes of pi acceptor ligands, and we are going to study today chemistry of chromium hexacarbonyl, iron pentacarbonyl, nickel tetracarbonyl, and dimanganese decacarbonyl. So let's start. Given by Aruj Babar. So first we will discuss about the structure of chromium hexacarbonyl, which is a very well known complex compound. So in this complex compound, chromium has zero oxidation state, and it occurs in D2sp3 hybridization. So this is the 3D structure of chromium hexacarbonyl. As carbonyl is a neutral ligand, therefore the oxidation state of the chromium will be zero. इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूट्रल लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें तो मेटल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता. So now we will briefly discuss the hybridization state. Since the energy of 3D and 4s, you people know, is not very different from each other, so both the electrons from 4s orbital, they will go to 3D orbital to make 3D x square to y square, 3D z square, and 4s orbitals empty. We will see this shortly on the next slide. ठीक है, तो 3D और 4s ऑर्बिटल्स का इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता. अब इसकी वजह से क्या होता है कि 4s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के वो 3D ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, और इस तरह से क्या होता है कि 3D एक्स स्क्र टू वाई स्क्र, 3D जेड स्क्र और 4s ऑर्बिटल्स जो हैं ये एम्प्टी हो जाते हैं. ठीक है, इसके बाद ये वाले orbitals यानी 3D x square to y square, 3D z square 4 and 4s, and all the 3 4p orbitals, they will hybridize together to form 6 D2sp3 Hebrew orbitals. ठीक है, तो यानी 2 d orbitals which are these ones, 3D x square to y square, 3D z square, 1 s orbital which is 4s, और तीनों के तीनों 4p orbitals. ठीक है, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करेंगे, एंड दिस विल रिजल्ट इन दी फॉर्मेशन ऑफ 6 हिब्रिड ऑर्बिटल्स. तो अब ये वाले जो वेकेंट 6 हिब्रिड ऑर्बिटल्स, दे विल ओवरलैप विद लॉन पेयर containing sigma orbitals on carbon monoxide ligands to form 6 carbon monoxide to chromium sigma bonds. ठीक है, तो ये हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, उससे ये पॉइंट जो है वो मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा. अच्छा जी, ये देखें, दिस इज़ द स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल. So as you can see that this is the ground state electronic configuration of chromium. क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 24 होता है. इट मींस इट विल हैव 24 इलेक्ट्रॉन्स. इनर कोर जो होती है क्रोमियम की वो ऑर्गॉन की है. ठीक है, यानी ऑर्गॉन में आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर उसके बाद 19 20 21 22 23 और ये 24. तो इस तरह से जो 24 इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम के वो पूरे हो जाते हैं. यानी ऑर्गॉन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी जो है 19 20 21 22 23 24. तो इसमें आप देख सकते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्गॉन की इनर कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो बाद वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो 3D को सिंगली फिल करते हैं, और 4s जो है वो भी सिंगली फिल्ड होता है. राइट, तो अब जो क्रोमियम का एटम क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल में क्या होता है कि एक्चुअली जब ये कार्बोनाइल लिगेंड जो है अपने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो देता है, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना वो धक्का लगाते हैं, और ये सारे के सारे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं. अब उससे क्या होता है कि दो ये वाले d ऑर्बिटल्स और ये 4s भी और ये 3 4p जो हैं ये वेकेंट हो जाते हैं. इस तरह आप देख सकते हैं कि ये 6 जो ऑर्बिटल्स हैं दीज आर वेकेंट. तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो होगी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी. अब उसके बाद क्या होगा कि क्रोमियम हेक्साकार्बोनाइल में
ये जो क्रॉस है ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर 6 कार्बोनाइल लिगेंड्स ने दिए हैं। और उससे क्या होगा कि कार्बोनाइल टू मेटल एटम ये सिग्मा बॉन्ड जो है एज यू कैन सी ये बन जाएगा। तो इसमें इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कार्बोनाइल का कार्बन जो है वो प्रोवाइड करेगा, दैट इज वाई इट इज रिप्रेजेंटेड एज एन एरो हेड विच इज फ्रॉम कार्बन to the metallic orbital. So this is the explanation of D2sp3 hybridization which will result in octahedral shape. As you can see here, chromium is at the center of the octahedron, and this is the octahedral shape of chromium hexacarbonyl. D2sp3 hybridization of chromium atom in octahedral chromium CO6 carbonyl, right? So this is the D2sp3 hybridization, and the crosses represent electron pair donated by carbon monoxide groups. These electrons are in opposite spin, right? अब ये आपको पता है कि जाहिर है ये वैसे क्रॉस तो लगाए हुए हैं, बट जब दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ही ऑर्बिटल ऑक्युपाई करते हैं, सो दे आर ऑलवेज इन द ऑपोजिट स्पिन. Due to the presence of all paired electrons, chromium hexacarbonyl show diamagnetic character. So as I have seen on the previous slide that all the electrons they are paired. That is why chromium hexacarbonyl is diamagnetic in character, that it will repel the magnetic field. Due to D2sp3 hybridization, CrCO6 has the expected octahedral shape. Chromium carbon and carbon oxygen bond lengths have been found to be 1.92 angstrom. यानी ये क्रोमियम का कार्बन के साथ ये जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज 1.92 angstrom, क्योंकि ज़ाहिर है ये सिंगल बॉन्ड है. एंड कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो है 1.16 angstrom. ठीक है. तो अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन में नॉर्मली ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप में, लेकिन इस केस में बैक डोनेशन भी होती है, तो इसलिए उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.16 एंगस्ट्रॉम हो जाती है. Now we have the structure of iron pentacarbonyl. In this carbonyl, iron atom has zero oxidation state and has dsp3 hybridization. So as you can see, we have this dsp3 hybridization, and the geometry which is associated with dsp3 hybridization is trigonal planar. So you can see, trigonal bipyramidal. So this is trigonal bipyramidal geometry which is related to dsp3 hybridization. अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो किस तरह से होती है कि both the electron from 4s orbitals go to 3d orbitals, thus one 3d 4s and all the 4p orbitals on mixing together give 5d sp3 hybrid orbitals. So we will see shortly on the next slide. अब आयरन जो है द फॉर्मेशन ऑफ 5 carbonyl to iron sigma bond takes place in the same manner as 6 carbonyl to chromium sigma bond as formed in chromium hexacarbonyl. So this is the structure. जो फ्री आयरन एटम है, राइट, उसकी जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d6 4s2, और 4p जो है ये वेकेंट होते हैं. और जब 5 कार्बोनाइल जो हैं दे टेंड टू अप्रोच आयरन एटम, उससे क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का लगता है और ये अंदर वाले ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं, और ये अंदर वाले ऑर्बिटल्स जो हैं ये पेयर अप हो जाते हैं. और इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक डी, एक एस और 3p एम्पिटी 4p यानी 3p which are the 3p orbitals which are actually 4p फोर्थ शेल में जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं. और उस वजह से क्या है कि ये dsp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री विच इज एसोसिएटेड विद dsp3 हाइब्रिडाइजेशन दिस इज दिस वन, राइट. और ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप है, सॉरी दिस इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल शेप. और जो पीछे वाली शेप है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं है, दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री. और पीछे वाली शेप एक्चुअली आपने मुझे करेक्ट करके बताना है कि वो कौन सी शेप है. ठीक है.
तो अच्छा जी, अब इसमें देखें एक्चुअली हर हाइब्रिडाइजेशन के साथ एक खास शेप एसोसिएटेड होती है, और जो भी हाइब्रिडाइजेशन कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अडॉप्ट करेगा तो उस हाइब्रिडाइजेशन की बिना पे ही उसकी ज्योमेट्री की शेप जो है वो हम दे देते हैं। तो DsP3 के साथ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री एसोसिएटेड है। और एक्सप्लेनेशन फिर वही है, ये पांच जो है आपको जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स नजर आ रहे हैं, दे विल बी देन ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय दीज फाइव carbonyl ligands या carbon monoxide ligand, and this will result in the formation of sigma bond between carbon atom of the carbon monoxide and the metallic atom. DsP3 hybridization of iron atom in trigonal bipyramidal iron pentacarbonyl, right? And crosses again represent the electron pairs which are donated by carbonyl group. Since all the electrons are paired in FeCO5, we have seen on the previous slide that all the electrons are paired. So pentacarbonyl is also diamagnetic. Due to DsP3 hybridization, iron pentacarbonyl has trigonal bipyramidal shape, and the bond length of iron carbon axial bond is equal to 1.8606 angstrom, which is slightly shorter than that of equatorial bond, which is equal to 1.833 बॉन्ड। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्चुअली दो तरह के जो एक्सेस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। तो एक जो है वो एक्साइल बॉन्ड्स होते हैं, और बाकी जो है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो जो एक्साइल बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होती है 1.8606 ऑंगस्ट्रॉम के बराबर होती है, और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.833 ऑंगस्ट्रॉम के बराबर होती है। सो देयर इज एक्चुअली वेरी स्लाइट डिफरेंस in the bond length. ठीक है, so this is the iron atom, you can say this is, you can see this is the carbon atom. ठीक है, and this is trigonal bipyramidal geometry which is shown here in 3D form. So now we will discuss the structure of nickel tetracarbonyl. The vapor density of nickel carbonyl tetracarbonyl and the freezing point of its solution in benzene has shown that the molecular formula of nickel carbonyl is NiCO4, in which nickel atom is sp3 hybridized, and we know that shape which is associated with sp3 hybridization is tetrahedral. So you can see nickel, this nickel atom, and these are four carbonyl groups which are attached to nickel in tetrahedral geometry. So again, nickel atom in sp3 hybridization, the electrons of 4s orbital are shifted to 3d orbitals to vacate 4s orbital. Now 4s and 3p 4p orbitals on mixing together give 4sp3 hybrid orbitals. This results in the formation of 4 carbon monoxide to nickel sigma bond, right? So this is the structure actually. This is the outer shell electronic configuration of nickel, in which you can see that 4s is completely filled while 3d 3 are completely filled and 2 are half filled, and on approaching the ligand, ligands will push these electrons टू द इनर साइड। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से यहाँ। इस तरह से क्या है कि जो इनर कोर है 3d का, दिस विल बी कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, और हमारे पास 3d10 4s0 जो है वो निकल टेट्रा कार्बोनाइल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव होगी। अब ये वाला 1s और ये 3p दे विल हाइब्रिडाइज, दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 4sp3 hybrid orbitals which will be vacant, वो vacant होंगे। और फिर निकल टेट्रा कार्बोनाइल के अंदर ये चारों जो वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं दे विल बी filled by the 4 electron donated by each of these carbonyl ligands, and this result in the formation of 4 sigma bonds between carbon and the metal atom. So this is sp3 hybridization of nickel atom, and again the crosses represent the electron pairs donated by carbon monoxide groups.
So in nickel tetracarbonyl, all the electrons are paired. So it is again diamagnetic character, and due to sp3 hybridization, it will have tetrahedral shape. Electron diffraction and infrared studies of this compound also confirm its shape. Now we will discuss the structure of dimanganese decacarbonyl, that is Mn2CO10. So this is the structure of dimanganese decacarbonyl, in which you can see that metal atom are joined together by a bond whose length is 2.79 angstrom, and then five carbonyl ligands, they are joined by metal atom on one side with the help of coordinate covalent bond, in which the electron pair is donated by carbon. That is why you can see the arrowhead which is coming from carbon towards manganese. So each manganese atom is linked to 5 carbonyl group and to other manganese atom directly. Thus, this carbonyl contains 10 carbonyl groups, which are called terminal carbonyl groups, and one manganese bond. So, एक्चुअली प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स के मतलब बड़ी डिटेल से बता चुकी हूँ, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं, दीज आर द टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस कंपाउंड इंडिकेट द डायमेरिक फार्मूला. मॉलिक्यूलर वेट इसको कंफर्म करता है कि इसका डायमेरिक फार्मूला है विच इज Mn2CO10, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कार्बोनाइल इन द सॉलिड स्टेट contains octahedrally coordinated manganese atoms. So this is the structure that which is showing that manganese is octahedrally coordinated, right? So the hybridization state of Mn2CO10 have shown that both the manganese atoms are D2sp3 hybridized, 5 orbitals which are empty. Out of 6 D2sp3 hybrid orbitals on each manganese atom, they can accommodate a lone pair of electrons donated by each of the 5 carbonyl groups. Sixth hybrid orbital on one manganese atom, which contain one unpaired electron, overlaps with a similar D2sp3 hybrid orbital of the other. So in this way manganese atom form Mn sigma bond. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर से ज़्यादा क्लियर होगा. ये फ्री आपके पास मैग्नीज एटम है, ये इसकी आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3D जो है वो सिंगली फिल्ड है, जबकि 4s जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, जबकि ये 4p जो है दीज आर एम्प्टी. और फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास इसकी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होती है. अब जब कार्बोनाइल लिगेंड्स हर मैग्नीज एटम को अप्रोच करते हैं, 5 कार्बोनाइल लिगेंड्स, तो जाहिर है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ धक्का लगता है, और उससे क्या होता है कि ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो अब उस केस में ये वाले जो हैं ये पेयर अप हो जाते हैं, राइट, और बाकी जो है ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो यहाँ पे, तो ये सिंगली फिल्ड रहता है ये वाला, विच इज यू कैन से 3D x स्क्वायर 2y स्क्वायर. अब यहाँ पर ये वाला वेकेंट ऑर्बिटल, अब इसमें D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, तो ये इसमें एक d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, सो दे इट विल हाइब्रिडाइज एज सच. तो इस तरह से D2sp3 ये हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी. और इसी तरह से ये एक दूसरा मैग्नीज का एटम है, और उसमें भी D2 ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी. अब ये वन ऑफ द D2sp3 hybrid orbital which is singly filled on one manganese atom and on the other manganese atom, so they will pair up, and this will result in the formation of metal metal bond. So this will result in the formation of D2sp3 hybridization. और ये वाले 5 जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, दिस एंड दीज वन,
they will be filled by 5 carbonyl ligands. Likewise, in this case also, these 5 empty orbitals, they will be filled by 5 these carbonyl electron pairs donated by carbon monoxide ligands. So this is the D2sp3 hybridization of each manganese atom in Mn2 CO10. Crosses represent electron pair donated by carbonyl groups. So this is the geometry. Thus we see that all the electrons in Mn2CO10 these are paired, इसलिए ये भी diamagnetic होगा. It is diamagnetism. Its diamagnetism also suggests the presence of Mn bond in it. ठीक है? तो इसका डायमैग्नेटिज्म अगरचे ये जब ये एटॉमिक हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में हमने देखा कि वन ऑफ द ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड, ठीक है, तो जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वजह से पैरामैग्नेटिक नेचर होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये देखा गया है इट इज़ डायामैग्नेटिक, जो कि इस बात को कंफर्म करता है कि इसमें मेटल मेटल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये दोनों मेटल्स के जो सिंगली फिल्ड हिब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, दोनों मेटल एटम्स के, ये आपस में पेयर अप होके उसको भी फुली फिल्ड कर देते हैं, इसलिए ये डायामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है. X-ray diffraction studies of Mn2CO10 has shown that the molecule has two directly linked manganese atoms. So this thing is also confirmed by X-ray diffraction studies. The infrared absorption spectra has also indicated that the molecule has no bridging carbonyl group between the two manganese atoms. तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो इंफ्रारेड जो स्पेक्ट्रा है उससे भी कंफर्म हो जाती है, ठीक है. इससे ये पता चलता है कि मैग्नीज जो है इसमें ब्रिजिंग Mn2CO10 में ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप्स जो है नहीं है, बल्कि सारे के सारे जो है ये टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप्स ही हैं, और जो मैग्नीज मैग्नीज बॉन्ड डिस्टेंस दिस हैज फाउंड टू बी इक्वल टू 2.79 ऑंगस्ट्रॉम. So thank you very much for watching this video. So if you have enjoyed and understood, then please like, share and subscribe. If any problem, you are very welcome to ask. Allah Hafiz.